सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी 52वां G7 शिखर सम्मेलन ये किस देश में शुरू होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस में। तो G7 समिट की हम लोग बात कर रहे हैं 2026 में, ये इसका 52वां एडिशन है और इस बार इसको होस्ट कर रहा है। मतलब ये कहां पर होगा? फ्रांस में, फ्रांस के एवियन बेंस शहर में। और कब होगा? अभी जून के महीने में होगा। और वैसे आपको बता दूं कि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बैठक के लिए इनवाइट किया गया है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, G7 के बारे में आपको बताता हूँ। शुरुआत में जब ये बना था, जब इसकी पहली बैठक हुई थी 1975 में, वो भी फ्रांस में हुई थी। और उस समय ये G6 था, मतलब इसमें 6 सदस्य देश थे। फिर 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया था। फिर ये G7 बन गया और 1997 में रशिया इसमें शामिल होता है और ये G8 बन जाता है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। लेकिन रशिया ने 2014 में यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, उसका जो क्रीमिया है उस पर कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद रशिया को इससे बाहर कर दिया गया और तब से ये G7 कहलाता है। इसका मुख्यालय पूछोगे तो इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है। और हर साल इन 7 में से एक देश इसकी बैठक की मेजबानी करता है। जैसे पिछले साल इसको होस्ट किया था, इसका शिखर सम्मेलन हुआ था कनाडा में, इस बार हो रहा है फ्रांस में। और कौन कौन से 7 इसके सदस्य देश हैं, तो हमने याद करा इसको, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो GF से हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस, जूस JUICE, जे से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से हो गया इंग्लैंड। ये इसमें 7 सदस्य देश हैं। इसकी जो पहली बैठक है वो हुई थी 1975 में फ्रांस में। और अभी 2026 में जो इसकी 52वीं बैठक हो रही है वो भी कहाँ पे हो रही है? फ्रांस में हो रही है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ से G7 से हमें याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको और रिवाइज करवाता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया G7 वाला। इससे पिछले साल जो हुआ था बैठक कनाडा में हुआ था, इस बार ये फ्रांस में हो रहा है। G20 समिट की बात करेंगे। पिछले साल इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने और इस बार ये मियामी में होगा, अमेरिका में। और करंट अफेयर्स में एक क्लास में हमने पढ़ा था साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं होगा और उसकी जगह पोलैंड इसमें शामिल हो रहा है। और पिछले साल जो ब्रिक्स समिट हुआ था 17वां एडिशन था, ब्राजील ने इसको होस्ट किया था। और इस बार वाला इंपॉर्टेंट रहेगा 18वां ब्रिक्स समिट, क्योंकि उसको भारत होस्ट कर रहा है। IUCN की जो पिछले साल बैठक हुई थी अबू धाबी UAE में हुई थी। और पिछले साल ये आसियान समिट हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में। SCO समिट पिछले साल हुई थी तियानजिन चाइना में हुई थी। इस साल जो SCO समिट होगी 26वां संस्करण, वो होगा बिश्केक किर्गिस्तान में। अगले साल 27वां एडिशन इसका पाकिस्तान में होगा। नाटो समिट जो हुआ था 2025 में हैग नीदरलैंड में। और बिम्स्टेक समिट की अगर बात करते हैं तो पिछले साल ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था और अब इसको होस्ट कर रहा है बांग्लादेश। उसके अलावा ये याद रखना, COP17 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं 2026 में, ये इसका 17वां एडिशन है। तो COP17 इसको बोल रहे हैं। ये होगा अर्मेनिया के येरेवन में। पिछले साल जो COP16 हुआ था संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की जो हम बात कर रहे हैं, पिछले साल मतलब 2024 में, ये कोलंबिया के कैली में हुआ था। और COP30 की अगर बात करते हैं, COP30 में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की, जो कि इसका 30वां संस्करण था या 30वीं बैठक थी। 2025 में हुई थी ब्राजील के बेलम शहर में। और इस साल जो COP31 होगा ये होगा तुर्की के अंटालिया में। कौन सा सम्मेलन है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इंटरपोल के गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता 2025 में और 2026 में कौन कर रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट समिट से मैंने आपको रिवाइज कराए, आपको ध्यान होने चाहिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, गृह सुगम पोर्टल अभी किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, गृह सुगम पोर्टल। तो ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे अभी नेशनल हाउसिंग बैंक ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? लोगों को आसानी से होम लोन दिलाना। और ये खासतौर पर रक्षा कर्मियों, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये उन्हीं के लिए है। तो वे कहीं पर भी अगर तैनात हैं तो वहीं से वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका लोन सैंक्शन हो जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम ये डिजिटल है, ऑनलाइन है। और इससे फायदा क्या होगा? इससे समय की बचत होगी। और ऑनलाइन है तो जो भी पेपर वर्क होता है तो उसमें कमी आएगी। समय की बचत कैसे? मतलब जैसे आपको किसी शहर में घर बनाना है तो वहां के लिए लोन लेना है और आपकी पोस्टिंग कहीं पे 500 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहां पे आने की जरूरत नहीं है। वहीं जहां पर भी आप पोस्टिंग है, गाँव में हो, कहीं पहाड़ों पे हो, वहां से आप ऑनलाइन पे अप्लाई कर दो और आपका होम लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो समय की बचत हो रही है, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। लेकिन याद रखना, जो लोग डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए है ये।
तो इन्होंने क्या कहा कि इस पोर्टल से लोन तक पहुंच आसान होगी, जिससे लोग जल्दी घर खरीद पाएंगे। तो किफ़ायती यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो मैंने आपको जो ऊपर समझाया वही एक लाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गृह सुगम पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खासकर सरकारी और रक्षा कर्मियों को आसान, तेज और कहीं से भी होम लोन लेने की सुविधा देता है, जिससे हर किसी का घर का सपना पूरा हो सके। नेशनल हाउसिंग बैंक ने इसको लॉन्च किया है। देखो, नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर बात कर लें पहले, राष्ट्रीय आवास बैंक की, तो स्थापना होती है इसकी 1988 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय शुक्ला। अब ये पोर्टल वाला प्रश्न है, कुछ पोर्टल एप्लीकेशन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। हमने पढ़ा था एक मेरी योजना पोर्टल, इसको लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। भारत विन पोर्टल को जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया। यू विन पोर्टल कह दो या प्लेटफॉर्म कह दो, इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया। और इंड एप्लीकेशन को नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने लॉन्च किया। आयुष एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था आईआईटी कानपुर की मदद से। ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को राजस्थान सरकार ने। टीचर एप्लीकेशन 2.0 को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने। दिव्यांग सहायक पोर्टल को लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया केरल ने। उसके अलावा शाइन एप्लीकेशन को भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया और सत्या पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। साथी एप्लीकेशन को शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने मिलकर लॉन्च किया। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को उत्तराखंड ने लॉन्च किया और अभेद्य एप्लीकेशन को अभी हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे देवी केलबाई का पेट उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? तो आंसर होगा गोवा में। तो देवी केलबाई का पेट उत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। अभी गोवा के बिचोलिम जिले के मुलगांव गांव में ये मनाया जाने वाला एक पारंपरिक धार्मिक उत्सव है। इसमें देवी केलबाई की वार्षिक यात्रा निकाली जाती है। और पेट का क्या मतलब होता है? पेट एक लकड़ी की सजाई हुई संरचना हो गई, एक डोली जैसा एक प्लेटफॉर्म हो गया जिसपे देवी को रखा जाता है और फिर यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पे देवी को मुलगांव जो गांव है यहाँ से मायेम गांव ले जाया जाता है यात्रा करा करके, और ये यात्रा देवी की अपनी बहन से मिलने का प्रतीक है। तो देवी केलबाई का पेट उत्सव ये हमने मनाया है गोवा में। कुछ और उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज करा दूं, फिर केरल भी लेकर के चलेंगे आपको। तो हमने पढ़ा था अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया जाता है 10 दिनों तक। हट्टी रसाला उत्सव महाराष्ट्र के जलाना शहर में। जनजातीय कला महोत्सव नई दिल्ली में। जल महोत्सव अभियान ये शुरू हुआ गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि परब 2026 मनाया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव नई दिल्ली। और अभी सरहुल महोत्सव हमने मनाया झारखंड में। गान नगाई उत्सव मनाया मणिपुर में। ठीक है, अब गोवा भी लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल पणजी हो गई है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, गवर्नर है अशोक गजपति राजू। और गोवा मुक्ति दिवस लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। अगर बात करें गोवा का भी तीसरा जिला ये कौन सा बनेगा? कुशावती। अभी चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन भी हुआ था गोवा में ही। और वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। और ये फैसिलिटी कहां पर शुरू हुई है? गोवा में। गोवा जो है केरल के बाद अभी बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य भी बन गया है। ठीक है, तो ये सब गोवा से हम पढ़ चुके हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में प्रारंभ 2026 आईटी जागरूकता अभियान ये अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा वित्त मंत्रालय ने। तो अभी भारत सरकार ने या भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और उसकी मंत्री है कौन? निर्मला सीतारमण जी। तो अभी उन्होंने ये प्रारंभ 2026 नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। इसका फुल फॉर्म भी है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। तो मतलब 1 अप्रैल 2026 से जो नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो रहा है उसके बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए भी वित्त मंत्रालय ने ये एक अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान का उद्देश्य समझ में आ रहा है, करदाताओं को नए नियमों के प्रति जागरूक करना और कर अनुपालन टैक्स कंप्लायंस को सुगम बनाना। तो लक्ष्य की बात करें तो कर संबंधी जानकारी सरल बनाना है, जनता की समझ बढ़ाना है और स्वैच्छिक रूप से कर भरने को बढ़ावा देना है। मतलब आपको एक लाइन में अगर एक बात समझाऊं, अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार टैक्स भर रहा है तो वो इस अभियान के जरिए उसको ये समझने में मदद मिलेगी कि भैया उसको फॉर्म किस तरह से भरना है और क्या क्या इसके नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ अगर इसको एक लाइन में आपको समझना है तो ऐसे समझो, जो नया टैक्स कानून आया है
तो उसको समझाने और लोगों को जागरूक करने के लिए ये वित्त मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है। और जो ये आयकर अधिनियम 2025 अभी ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है, ये किसकी जगह लेगा? तो जो पुराना आयकर अधिनियम 1961 है, ये उसको रिप्लेस करेगा। और उसको रिप्लेस करके ये जो नया अधिनियम आ रहा है, इसको लाने का उद्देश्य क्या है? कानून को सरल बनाना। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में समय से पहले जन्म की भविष्यवाणी करने के लिए एक स्वदेशी एआई टूल विकसित करने हेतु अभी हाल ही में भारत में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो आंसर होगा गर्भ इनी। तो गर्भ इनी क्या है? ये एक सरकारी रिसर्च प्रोग्राम है और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है समय से पहले जन्मे, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे प्री टर्म बर्थ की समस्या को कम करना। मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से समझा जाएगा कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते उनका कारण क्या है, और एआई की मदद से समाधान विकसित किए जाएंगे कि भैया इसका क्या समाधान हो सकता है, और ये ध्यान रखा जाएगा कि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। तो इस प्रोग्राम में लगभग 12,000 गर्भवती महिलाओं को ट्रैक किया जाएगा और ये समझा जाएगा कि समय पूर्व जो बच्चा है वो जन्म क्यों लेता है। तो अगर एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो गर्भ इनी क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो एआई और विज्ञान की मदद से पहले से पहचान कर माँ और बच्चे को सुरक्षित रखने का काम करेगा। ये पहले से पहचानेगा कि भैया इस बच्चे का प्री बर्थ होने वाला है, ये बच्चा समय से पहले जन्म लेगा, ताकि हम समय से पहले सावधानी बरत सकें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। ठीक है, तो ये एक तरह का रिसर्च प्रोग्राम है, गर्भ इनी इसका नाम है। अब एआई की हमने यहाँ पे बात करी। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से बनने वाले कुछ प्रश्न जो हमने न्यूज में देखे थे, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो ये 2 पॉइंट याद रखना, एआई का गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को, और एआई के फादर जॉन मैकार्थी को। आपको याद है गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की, कहां पर? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। और ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला गया है। और कौन सा आईआईटी इसमें मदद दे रहा है? आईआईटी कानपुर। उसके अलावा 2027 में जो एआई समिट है जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, 2028 वाला यूएई में होगा। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा टाटा। भारत वन डॉट एआई, ये बंगलुरु का एक स्टार्टअप है और इसने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार एआई टूल, इस टूल को लॉन्च किया हमारे जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ये साथ में मिलकर के सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए उन्होंने समझौता किया था। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, जिसका नाम है सक्षम, ये शुरू हुई मुंबई में। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? तो सुदर्शन। चीन ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फार्मामेड 2026 का नवा संस्करण ये कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो फार्मामेड 2026 अभी इसका नवा एडिशन हुआ, अभी 27 मार्च को ही हुआ था नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और थीम क्या रही इसकी? हेल्थ केयर इक्विटी रिचिंग एवरी सिटीजन ऑफ विकसित भारत, यानी कि हर नागरिक तक सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। तो फार्मामेड 2026 का जो आयोजन हुआ, एक तरह का सम्मेलन हो गया, ये एक तरह की बैठक हो गई, मीटिंग हो गई, जिसका उद्देश्य है कि भारत जो है ये सस्ती दवाओं का केंद्र बने, वैश्विक फार्मा लीडर हमें बनना है और हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना ही लक्ष्य है। चलो कुछ और सम्मेलन, कुछ और बैठकें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा। अभी 11वां रायसीना डायलॉग, रायसीना संवाद अभी हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें चीफ गेस्ट थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। 37वें नंबर का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 हुआ बार्सिलोना स्पेन में। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 हुआ नई दिल्ली में। शीत जल मत्स्य पालन कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में हुआ। 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। ब्लैक स्वान समिट हुआ भुवनेश्वर में, भारत में पहली बार हुआ। और पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 2026 हुआ भारत में भी कहा, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। 13वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई यूएई में। भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा, कहां पर होगा? नई दिल्ली में। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ।
गौटेक 2026 एक प्रमुख गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था अभी पुणे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अभी कहां पर हुआ था? कैमरून में। कैमरून की कैपिटल याओंडे में। ठीक है, तो ये कुछ समिट्स हम पढ़े, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। इस बार इसने अपना 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्योंकि इसी दिन 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के पहले जो प्रधानमंत्री थे मुजीबुर रहमान, उन्होंने पाकिस्तान से अलग देश जिसका नाम बांग्लादेश होगा इसकी घोषणा की थी, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता, पाकिस्तान का ही हिस्सा था। फिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद ऑफिशियली ये बांग्लादेश बनता है। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, आप जानते हो। भारत पर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसके बाद भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान पर वॉर शुरू किया था, लड़ाई शुरू की थी, और भारत ने इसके लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेवा को व्यापक ट्रेनिंग, हथियार और रसद सहायता प्रदान की थी, जिससे उसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया था भारत की सेना ने। अब बांग्लादेश की बात है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका हो गई है और बिम्स्टेक का मुख्यालय भी ढाका में ही है। करेंसी है टका। प्रधानमंत्री तारिक रहमान है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपको बता दूं यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो वो जमुना कहलाती है, और गंगा को यहाँ पे पद्मा कहा जाता है। भारत जो है सबसे ज्यादा सीमा ये किस पड़ोसी देश के साथ लगाता है? तो वो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? पश्चिम बंगाल, इन पांचों में सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और कौन सा भारतीय राज्य है तो, और कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। कुछ और प्रश्न आपको रिवाइज कराऊं यहीं से। तो बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था। 2026 में बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है थाईलैंड से। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना ये। 8 अगस्त को हर साल नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है, और 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में घोषित किया गया था। बांग्लादेश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, उनका अभी निधन भी हो गया, और उन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश भी बना। और 10वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इसको होस्ट किया था भारत और श्रीलंका ने। बांग्लादेश की जगह फिर स्कॉटलैंड को खिलाया गया, बांग्लादेश ने मना कर दिया था। अच्छा, भारत ने किस संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश की 3 बीघा गलियारा को दे रखा है? तो 100वां संविधान संशोधन। और त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो पुल है वो कौन सा है? मैत्री सेतु है। किस नदी पर? फेनी नदी पर। ठीक है, तो बांग्लादेश से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी कौन सी नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा इसका क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0। तो याद रखना, अभी भारत सरकार ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मजबूती देने के लिए भी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है स्मॉल बोरोवर्स तक ऋण की पहुंच को आसान बनाना और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कम लागत पर फंड उपलब्ध कराना। और आप ध्यान में रखना, ये जो योजना है ये बैंक के द्वारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाने वाले लोन पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, जिससे जोखिम कम होता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है। तो मुख्य रूप से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप इस स्कीम से लाभान्वित होंगे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन लोगों को माइक्रो लोन देते हैं जिनकी पहुंच ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज तक नहीं है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? भारत में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मुख्य रूप से आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 28 मार्च को। तो भैया सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे हर साल 28 मार्च को मनाया जाता है। इसको मनाना शुरू किया गया 2023 में।
इसका उद्देश्य है मनाने का इंटरनेट पर हर भाषा और लिपि को समान महत्व देना। मनाना क्यों जरूरी है? तो दुनिया में हर कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, तो ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट का उपयोग वही कर पाएगा जिसको अंग्रेजी आती हो। मतलब इंटरनेट को सभी के लिए सुलभ बनाना है, डिजिटल दुनिया में भाषाई समानता लाना है। थीम है यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, लैंग्वेज, एआई एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूसिव इंटरनेट। सार्वभौमिक भागीदारी, भाषाएं, एआई और एक समावेशी इंटरनेट का अवसंरचना। अब देखो डे वाला प्रश्न है, मैंने कल भी आपको डेज रिवाइज नहीं कराए थे, तो आज रिवाइज कराता हूँ। देखो आ जाओ। मार्च में क्योंकि बहुत सारे डेज हमने पढ़ लिए तो रिवाइज करना जरूरी है। 1 मार्च को 3 दिवस थे। शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस था। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। उसके अलावा 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे और 20 मार्च को ही विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। 21 मार्च को 6 दिवस मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व ग्लेशियर दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे और 27 को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस और 28 को ही हमने अभी अर्थ आर डे के रूप में भी मनाया, जो कि मार्च के आखिरी शनिवार को होता है। ठीक है, तो ये मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज है भैया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए? तो आंसर होगा लियोनल मैसी। तो लियोनल मैसी अभी इन्होंने अपने करियर का 900वां गोल किया और ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये विश्व के दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और पहले कौन है फिर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्हीं के बाद ऐसा करने वाले ये दुनिया के दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये माइलस्टोन अभी इंटर मियामी वर्सेस नेशविले फुटबॉल क्लब में जो मैच इनके बीच में खेला जा रहा था, कहाँ पे? कॉन्काकैफ चैंपियंस कप में इन दोनों टीमों के बीच में जो मैच खेला जा रहा था, वहीं पे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। मेसी ने ये मुकाम रोनाल्डो से कम मैचों में हासिल कर लिया। भले ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन मेसी उनसे कम मैचों में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है। लियोनल मेसी ने यहाँ तक पहुंचने के लिए 1142 मैच खेले, जबकि रोनाल्डो ने 1236 मैच खेले थे। अच्छा, ये जो अभी चैंपियनशिप हो रही थी, कौन सा वाला कप है? कॉन्काकाफ चैंपियंस कप। ये नॉर्थ अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट है और यहाँ पे इस रीजन के जो सबसे बड़े फुटबॉल क्लब होते हैं उनको पार्टिसिपेट किया जाता है, मतलब वो इसमें कंपटीशन में भाग लेते हैं। बाकी लियोनल मेसी की बात कर रहे हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले। फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था कतर में, उसको जीता था अर्जेंटीना ने, उसकी कप्तान रहे। बैलन डियोर पुरस्कार 8 बार ये जीत चुके हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने 2008 में जीता था, बीजिंग ओलंपिक जब हुए थे। अब फुटबॉल से ही संबंधित चलो कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा भी बैलन डियोर अवार्ड जो महिलाओं में दिया गया एटना बोनमाटी को, स्पेन और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती है, जबकि पुरुषों का दिया गया उस्मान डेम्बेले, फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेलते हैं। लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लगभग 21 मीटर की एक विशाल लोहे की प्रतिमा अभी कोलकाता के भूमि स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा बनाई गई थी जब वो यहाँ पर आए थे। फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया उस्मान डेम्बले को, फ्रांस से, या क्लब में पूछोगे तो पेरिस सेंट जर्मन के खिलाड़ी हैं। और फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया एटना बोनमाटी को। ये देखो जो ऊपर हमने पढ़ा ना बैलन डियोर अवार्ड पुरुष और महिला, वही सेम यहाँ पर है। ठीक है, तो एक बात याद रख लोगे तो दूसरे अपने आप हो जाएगी। प्रोजेक्ट महादेव अभी महाराष्ट्र ने शुरू किया, उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना। दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 हुआ कतर में, पेरिस सेंट जर्मन ने जीता, फ्रांस का क्लब है ये, और फ्लेमिंगो को हराया जो ब्राजील का है। और डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26 ये पंजाब में हुई थी, मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच का नाम है खालिद जमील। और 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025 महिलाओं का कोपा अमेरिका, मतलब अभी इक्वाडोर में हुआ था, ब्राजील ने जीत लिया कोलंबिया को आगे।
भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी अभी हुई कहां पर? हैदराबाद के गाचिबौली स्टेडियम में। 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी, यह भी सर्विसेज ने जीता, केरल को हराया। डूरंड कप 2025 134वां संस्करण अभी हुआ और इसको जीत लिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके। ठीक है, तो ये फुटबॉल से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए भैया, ध्यान में रखना। अच्छा, ये एक देख लो, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होगा 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में, और इनके मैस्कॉट भी आ गए भैया। तो जो कनाडा में होगा उसके लिए मैस्कॉट है हिरण, मैपल द मूज, ये यहीं पे पाया जाता है। मैक्सिको में जो होगा उसके लिए मैस्कॉट है जायू द जगवार, और यूएस में होगा जिसके लिए है क्लच द बाल्ड ईगल। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल का हम करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। बाकी पीडीएफ और क्विज आपको डेली मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि 2026 का जो एबेल पुरस्कार है किसे दिया गया? गेर्ड फाल्टिंग्स को। फिर पूछा था कि अभी आईआईईडी के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉपर कौन है? तो आंसर होगा आइसलैंड। फिर पूछा रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा। फिर आपसे पूछा कि अभी अर्थ आर डे 2026 मनाया गया, आपने कहा 28 मार्च को, मार्च के आखिरी शनिवार को। फिर आपसे पूछा गया कि अभी मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस क्लेम ब्रेन ये कहां पर लॉन्च किया गया? बंगलुरु। फिर पूछा अभी महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना शुरू की किसने? तो आंसर होगा दिल्ली ने। क्या योजना का नाम है? दुर्गा योजना। और पिंक स्टैंड किसके नाम पर इसको बनाया जाएगा? तो हरमनप्रीत कौर। कहां पर बना रहे हैं ये? द्वारका, दिल्ली में। फिर पूछा बालेंद्र शाह किस देश के अभी प्रधानमंत्री बन गए? तो आंसर होगा नेपाल के, और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। वैसे 47 नंबर के प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के ये। फिर आपसे पूछा था कि अनमोल योजना अभी कहाँ पर शुरू की गई? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली में। और फिर पूछा कि अभी वैश्विक और वाणिज्य उद्योग ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोजर पे। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया, ये कहां पर है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये राज का आपका होमवर्क प्रश्न।